हेलो। इस लेक्चर में हम एक्सेल में यूज़ होने वाले कुछ बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस देखेंगे। लेकिन उससे पहले आइए समझते हैं कि एक्सेल में फार्मूलाज और फंक्शंस में क्या डिफरेंस है। फार्मूला एक एक्सप्रेशन है जो कि एक सेल की वैल्यू कैलकुलेट करता है। ये कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है। जो हमने लास्ट क्लास में लिखे थे वो मैथमेटिकल फार्मूलाज थे, जैसे a1 + b1 फार्मूला। फंक्शन एक प्री डिफाइंड फार्मूला होता है। फंक्शन में हम डिस्क्रिप्टिव नेम्स का यूज़ करके फार्मूला को ऑटोमेटिकली अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सम एंड एवरेज ये फंक्शंस हैं। हम देखेंगे कि इनका यूज़ कैसे करते हैं। हम एक्सेल में फंक्शंस का यूज़ इसीलिए करते हैं क्योंकि ये काम की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो अब आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। जो भी सेल में कैलकुलेट हुआ है वो फार्मूला है, लेकिन फंक्शन डिस्क्रिप्टिव नेम्स के साथ एक्सेल के प्री डिफाइंड फार्मूलाज होते हैं। तो चलिए एक्सेल में यूज़ होने वाले कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस देखते हैं। तो पहले हमारे पास मौजूद डेटा पर नज़र डालते हैं। इस डेटा में हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स मैथ, साइंस और इंग्लिश, इनमें 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। अब हम इन स्टूडेंट्स के तीनों सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स निकालना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए हम पहले की तरह प्लस सिंबल का यूज़ करके फॉर्मूला लिख सकते हैं, या हम सम फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इस बार सम फंक्शन का यूज़ करते हैं। सेल पर जाकर टाइप करेंगे =सम और ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट के अंदर फंक्शन उन पैरामीटर्स को लेता है जिन पर यह काम करेगा। जैसे सम फंक्शंस में हमें वो सारे नंबर्स देने पड़ते थे जिन्हें हम ऐड करना चाहते हैं। यहाँ नंबर्स ऐड करने के 2 तरीके हैं। पहला, हर सेल को एक एक करके कॉमा लगाकर एंटर करना। तो इस रो में इसी तरह से करते हैं। फर्स्ट सेल कॉमा, सेकंड सेल कॉमा, थर्ड सेल, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। और ये इन 3 नंबर्स का सम है। अगर आप सेल पर दोबारा क्लिक करेंगे तो आप फॉर्मूला बार में अप्लाइड फंक्शंस को देख सकते हैं। सेल रेफरेंस लिखने के बजाय आप वैल्यू भी एंटर कर सकते हैं, जैसे 95, 83, 81, तब भी हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हमने पिछले लेक्चर में सेल रेफरेंस यूज़ करने के बेनिफिट्स को देखा था। स्टूडेंट 2 के लिए हम सेकंड मेथड को यूज़ करेंगे। इस बार मैं एक एक सेल सिलेक्ट करने की बजाय पूरी सीरीज सिलेक्ट करूँगा। हम दोबारा =सम लिख कर स्टार्ट करेंगे और ब्रैकेट के अंदर हम माउस से वो सारे सेल सिलेक्ट करेंगे जिनका सम हमें निकालना है। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। इन दोनों फार्मूला के बीच डिफरेंस को फार्मूला बार में कंपेयर करते हैं। फर्स्ट फार्मूला में आप देख सकते हैं कि तीनों सेल्स कॉमा की हेल्प से अलग किए हुए हैं, लेकिन दूसरे फार्मूला में बस सीरीज के एंड पॉइंट्स लिखे हुए हैं और उनके बीच कॉलन लगा है, जिसका मतलब है कि M6 से O6 के बीच जो भी है सब कैलकुलेट करना है। आप देख सकते हैं कि सम फंक्शन नॉर्मल एडिशन फार्मूला से कितना पावरफुल है। अगर मुझे 100 नंबर्स ऐड करने हो तो मुझे यहाँ 100 सेल रेफरेंस नहीं एंटर करने पड़ेंगे। बस मुझे सम फंक्शन के अंदर सेल की पूरी सीरीज सिलेक्ट करनी है। अब थर्ड स्टूडेंट के लिए मैं आपको एक्सेल का एक और फंक्शन बताना चाहता हूँ। जब हम किसी सेल में = टाइप करते हैं तो एक्सेल को लगता है कि हम कोई फंक्शन यूज़ करने वाले हैं, और हमारे फंक्शन के शुरू के कुछ अल्फ़ाबेट्स टाइप करते ही ये हमें रिलेटेड फंक्शंस सजेस्ट करता है। अगर आप सजेस्टेड फंक्शंस लिखना नहीं चाहते तो कंटिन्यू टाइप कर सकते हैं, बट अगर आप सजेस्टेड फंक्शंस लिखना चाहते हैं तो टैब की प्रेस करें। तो ये फंक्शन खुद कंप्लीट करके आपके लिए ब्रैकेट भी लगा देगा। और लास्ट में बाकी स्टूडेंट्स की कैलकुलेशन के लिए हम फॉर्मूला को बॉटम राइट कॉर्नर से ड्रैग करके लास्ट तक ले जाएंगे। सारे फंक्शन इसी तरह यूज़ होते हैं। बस फंक्शन लिखो, ब्रैकेट में पैरामीटर एंटर करो और एंटर प्रेस करो। चलिए अब जल्दी से बाकी मैथमेटिकल फंक्शंस कवर करते हैं। अगला मिन फंक्शन देखते हैं, जो कि हमारे दिए गए डेटा की सबसे मिनिमम वैल्यू लिखता है। तो मैथ्स में मिनिमम स्कोर निकालने के लिए हम इस सेल पर जाकर टाइप करेंगे =min
फिर टैब प्रेस करेंगे। हमारे टैब प्रेस करते ही ये फंक्शन ब्रैकेट के साथ सिलेक्ट हो जाएगा। पैरामीटर्स में हमें रेंज ऑफ सेल्स सिलेक्ट करनी है। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैथ्स में सारे स्टूडेंट्स में से सबसे कम मार्क्स 45 हैं। हम इस फॉर्मूला को साइंस और इंग्लिश के लिए भी एक्सटेंड कर लेंगे। तो साइंस में मिनिमम स्कोर 53 है और इंग्लिश में 55। अगला हम मैक्स फंक्शन देखेंगे। मैक्स फंक्शन हमारे दिए हुए डेटा की मैक्सिमम वैल्यू एंटर करता है। अगर आप सेकंड फंक्शन सिलेक्ट करना चाहते हैं तो एरो की मदद से सेकंड फंक्शन पर जाकर टैब प्रेस करें और ये फंक्शन सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम सीरीज सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हैं 99 मैथ्स के मैक्सिमम मार्क्स हैं। अब हम इसे साइंस और इंग्लिश के लिए भी एक्सटेंड कर देंगे। अगला एवरेज फंक्शन है। ये फंक्शन हमारे दिए डेटा की एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू लिखता है। आपको याद हो तो पिछली वीडियो में हमने आमतौर पर यूज़ किए जाने वाले तरीके से एवरेज निकाला था। इस बार हम इसे फंक्शन की मदद से निकालेंगे। तो हर स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स निकालने के लिए इस सेल पर जाएंगे, इज इक्वल टू एवरेज टाइप करेंगे। इस सजेस्टेड एवरेज फंक्शन पर क्लिक करके टैब की प्रेस करेंगे। फिर रेंज ऑफ सेल सिलेक्ट करेंगे जिसका एवरेज निकालना है और एंटर प्रेस करेंगे। बाकी स्टूडेंट का एवरेज निकालने के लिए इसको नीचे ड्रैग कर देंगे। एक बार स्टूडेंट्स का एवरेज कैलकुलेट करने के बाद हम उनको रैंक देना चाहते हैं। स्टूडेंट को एवरेज मार्क्स के बेस पर उनको रैंक देने के लिए अगले सेल पर जाकर इज इक्वल टू रैंक एवरेज टाइप करेंगे। पहला पैरामीटर वो नंबर होगा जिसकी आप रैंक फाइंड करना चाहते हैं, तो ये एवरेज मार्क्स होगा। सेकंड पैरामीटर सीरीज होगी जिसमें हमें रैंक कैलकुलेट करनी है, तो इसमें सभी स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स आएंगे। और लास्ट पैरामीटर होगा कि रैंकिंग किस तरह होनी चाहिए, या तो हाईएस्ट रैंक 1 होगा या लोएस्ट रैंक 1 होगा। अगर आप हाईएस्ट रैंक 1 रखना चाहते हैं तो थर्ड पैरामीटर 0 होगा और बाकी के लिए 1 होगा। तो हम यहाँ 0 एंटर करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट 1 का एवरेज स्कोर उसको क्लास में सेकंड नंबर पर रैंक कराता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर मैं इस फॉर्मूला को ड्रैग डाउन करता हूँ तो रेफरेंस सेल रेंज P5 टू P9 से चेंज होकर P6 टू P10 हो गई है, जो कि करेक्ट रेफरेंस रेंज नहीं है। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि रेफरेंस सेल रेंज को लॉक करने के लिए हमें डॉलर का साइन लगाना होता है। यहाँ डॉलर सिंबल को ऐड करने का भी एक शॉर्टकट है। जिस सेल पर सिंबल ऐड करना है फॉर्मूला बार में वहाँ क्लिक करके F4 दबा देना है, तो डॉलर सिंबल रो और कॉलम दोनों के नाम पर ऐड हो जाएगा। तो ये रेफरेंस वैल्यूज़ को बदलने से रोक देगा। तो चलिए इसे बाकी स्टूडेंट्स के लिए एक्सटेंड करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि रेफरेंस सेल P5 टू P9 ही है और सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला स्टूडेंट 4 रैंक 1 पर है और स्टूडेंट 5 सबसे कम मार्क्स के साथ 5th रैंक पर। अगला हम कुछ प्रोडक्ट फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। इस फार्मूला में हम 2 या उससे ज़्यादा नंबरों की सीरीज़ को एंटर करते हैं और ये इन 2 सीरीज़ के इंडिविजुअल नंबर्स के प्रोडक्ट्स का सम लिखता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इन स्टूडेंट्स की रैंक कैलकुलेट करने से पहले मैथ, साइंस और इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स में वेटेज असाइन करना चाहते हैं, मैंने यहाँ सब्जेक्ट की वेटेज लिख दी है। अब मैं हर वेटेज के हिसाब से टोटल मार्क्स फाइंड करना चाहता हूँ। मतलब कि 95 इंटू 2 प्लस 83 इंटू 1 प्लस 81 इंटू 1.3, इनका सम स्टूडेंट 1 के टोटल मार्क्स होंगे। इसके लिए हम इस सेल पर जाकर इज इक्वल टू टाइप करेंगे और सम प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर नंबर्स की फर्स्ट सीरीज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा,
और नंबर्स की सेकंड सीरीज़ को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। हमारी 378.3 वैल्यू आई है। ये वैल्यू 95 इंटू 2 प्लस 83 इंटू 1 प्लस 81 इंटू 1.3 इस कैलकुलेशन से आई है। अब हम इसे यहाँ से ड्रैग डाउन कर देंगे, लेकिन ड्रैग डाउन करने से पहले वेटेजेस में डॉलर सिंबल लगाना ना भूलना। अब हमने डॉलर सिंबल लगा दिए हैं। अब हम इसे ड्रैग डाउन कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ वेटेज के साथ स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स आ गए हैं। अगला हम रैंड फंक्शन देखेंगे। रैंड फंक्शन 0 और 1 के बीच रैंडम वैल्यू जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये काफ़ी अमेजिंग फंक्शन है। ये कोई इनपुट पैरामीटर नहीं लेता, ये बस रैंडमली 0 और 1 के बीच एक नंबर जनरेट कर देता है। लेकिन हमें रैंडम नंबर्स की क्या ज़रूरत होती है? आकस्मिक घटनाओं यानी कि चांस इवेंट्स को सिमुलेट करने के लिए रैंडम नंबर्स का यूज़ किया जाता है। चांस इवेंट्स जैसे कि डाइस थ्रो करना या कॉइन टॉस करना। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम इन 5 स्टूडेंट्स में से रैंडमली कोई एक मॉनिटर या क्लास रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करना चाहते हैं, तो मैं हर स्टूडेंट के लिए एक रैंडम नंबर जनरेट करूँगा। तो जिस स्टूडेंट को भी सबसे बड़ा नंबर मिलेगा वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। तो हम इस सेल पर जाएंगे और टाइप करेंगे =RAND। ये फंक्शन सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ स्टूडेंट 1 के लिए एक रैंडम वैल्यू जनरेट हो गई है। अब हम इसी तरह बाकी स्टूडेंट्स के लिए इसे ड्रैग डाउन कर देंगे। हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट 5 के पास सबसे बड़ा नंबर आया है, तो अब स्टूडेंट 5 क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। अगला हम रैंड बिटवीन फंक्शन डिस्कस करेंगे। ये फंक्शन उस रेंज के बीच में रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा जो रेंज हम इसे देंगे। तो ये फंक्शन इनपुट में 2 वैल्यूज़ लेगा और उन वैल्यूज़ के बीच रैंडम नंबर जनरेट करेगा। हमारे एग्जाम्पल में हम स्टूडेंट 6 के मार्क्स रैंडमली असाइन करेंगे। इसके लिए हम इस सेल पर जाएंगे और टाइप करेंगे =रैंड बिटवीन और ये फंक्शन सिलेक्ट करेंगे और रेंज देंगे 40 से 100 के बीच। तो इस स्टूडेंट ने मैथ्स में 56 मार्क्स स्कोर किए हैं। हम इसे साइंस और इंग्लिश के लिए भी एक्सटेंड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि जब भी आप सेल चेंज करते हैं तो हर बार रैंड और रैंड बिटवीन फंक्शंस की वैल्यू रिफ्रेश होती है। तो अब इस स्टूडेंट ने मैथ्स में 88, साइंस में 42 और इंग्लिश में 77 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो चलिए इसे एक बार और देखते हैं। अगर मैं किसी नई सेल में कोई भी वैल्यू ऐड करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो ये वैल्यूज़ रिफ्रेश हो रही हैं। बेसिकली हम एक्सेल शीट में कोई भी चेंजेस करेंगे तो उससे ये वैल्यूज़ रिफ्रेश होती रहेंगी। ऐसा होने से रोकने के लिए हम पेस्ट एज वैल्यू टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि ये सेल्स फार्मूलाज कंटेन करती हैं, लेकिन हमें इन फार्मूलाज से जनरेटेड वैल्यू चाहिए। हमें ये फार्मूला नहीं चाहिए, क्योंकि फार्मूलाज ने अपना काम कर दिया है जो उन्हें करना चाहिए था। हमें वैल्यू मिल गई तो अब हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इन सेल्स के कंटेंट को कॉपी करेंगे। अब इन सेल्स का कंटेंट जो है वो फार्मूला है। अब आप इसको किसी और सेल में पेस्ट करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा। अब आप फार्मूला बार में देख सकते हैं, जब मैंने इसे यहाँ पेस्ट किया तो ये अभी भी फार्मूला कंटेन किए हुए है, लेकिन हम अब वैल्यू रखना चाहते हैं, हमें फार्मूला नहीं चाहिए। तो हम सेल्स को कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट एज वैल्यू करेंगे। ये ऑप्शन पेस्ट एज वैल्यू का है। ये जब ही आता है जब आपने एक फार्मूला कॉपी किया हो। ये ऑप्शन देता है कि फार्मूला को एज ए फार्मूला कॉपी पेस्ट करना है या फार्मूला से कैलकुलेटेड वैल्यू को पेस्ट करना है। अब जैसे कि मैंने यहाँ वैल्यूज़ पेस्ट की हैं, तो अब जब मैं एक्सेल में कोई और काम करूँगा तो ये वैल्यू रिफ्रेश नहीं होंगी। यहाँ और भी बाकी मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं, जैसा कि इस शीट में दिखा रखे हैं। हम इन्हें आपको खुद से करने की सलाह देंगे।
आप एक्सेल के और भी फार्मूलाज एक्सेल मेन्यू में जाकर ढूंढ सकते हैं। यहाँ फार्मूला टैब पर क्लिक करके ये मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री सिलेक्ट करना है और यहाँ आप सारे मैथ्स से रिलेटेड फंक्शंस की लिस्ट देख सकते हैं। इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में।